हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11 और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए सॉल्व किए थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उससे पहले हमने किया था इस चैप्टर का क्विक रिवीजन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी है, और वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी की बुक्स, अदर फेमस राइटर्स के बुक्स, उनका कंटेंट हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, एज वेल एज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके होते हैं, ओलंपियाड, एनटीएससी, इन सब के लिए वीडियोस जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए हैं। आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। कुछ वीडियोस, कुछ चैप्टर के वीडियोस देखने के बाद भी कोई फीस पे नहीं करनी। आप अपनी पढ़ाई बहुत आराम से क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ कर सकते हैं, सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो आइए आज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पहला क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। हमें बताया गया है क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है कि न्यूक्लियोलस जो होता है सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर, उसका क्या फंक्शन होता है, उसका क्या काम होता है और वो क्यों प्रेजेंट है। एक बार हम स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लियस का। तो सपोजिंगली अगर ये हमारा सेल है तो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन, फिर आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है इस तरीके से, साइटोप्लाज्म, ठीक है, विच इज साइटोप्लाज्म बेसिक से एकदम, और उसके बाद यहां पर बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है। अब अगर मैं इस न्यूक्लियस को एनलार्ज करूं तो इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मुझे कैसा दिखता है? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के साथ, और ये मेम्ब्रेन जो है ये दो होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं इस तरीके से, और आपको दिख रहा है मैंने इसके बीच में कुछ जगह छोड़ दी है। वो क्या है? वो है न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो है ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है? ये है न्यूक्लियर पोर, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के पोर के अंदर यहां पर इस तरीके से, मैं दूसरे कलर से इसे बना देती हूँ, यहां पर इस तरीके से एक नेटवर्क फैला हुआ रहता है, और ये स्ट्रैंड्स रहते हैं नेटवर्क के, और वो आपस में ऐसे ऐसे एकदम जाल बनाकर फैले हुए रहते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है? ये है क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल मतलब अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स होंगे, हेट्रोक्रोमोसोम्स, यू क्रोमोसोम्स जो मैंने बताए थे। हेट्रोक्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्टिव, इनएक्टिव क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। अब इसके बाद इसके पास अपना खुद का एक साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। वो साइटोप्लाज्म कैसा होता है? ऐसा। तो यहां पर जब वो न्यूक्लियस के अंदर होगा तो हम उसे साइटोप्लाज्म ना बोल के क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। उसके बाद कभी कभी न्यूक्लियस के अंदर कुछ राउंड बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी राउंड बॉडीज इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो राउंड बॉडीज हैं ये क्या कहलाती हैं? ये जो राउंड बॉडीज हैं ये कहलाती हैं न्यूक्लियोलस। दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या काम करेगी? न्यूक्लियस जो है वो डेंस होती हैं, डेंस बॉडीज होती हैं जो काम करती हैं प्रोटीन बनाने का। तो इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनका काम है, प्रोटीन बनाने का काम करती हैं। क्वेश्चन में हमसे बस यही पूछा गया है कि न्यूक्लियोलस जो है वो कौन से सेल में प्रेजेंट होता है और क्या काम करता है। तो देखो ये काम करता है प्रोटीन बनाने का सेल के। अब न्यूक्लियस के बाहर जाओगे यहाँ पर साइटोप्लाज्म में, तो यहाँ पर सेल में वो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं, और उसमें भी प्रोटीन बन रहा था। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो प्रोटीन बनाने का काम कर रहा था, और रफ तभी था क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है, राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। लेकिन उसके अलावा अब आप सोचो,
राइबोसोम भी प्रोटीन बना रहा है, फिर न्यूक्लियस के अंदर भी कोई है जो प्रोटीन बना रहा है। तो इतना सारा प्रोटीन जिस सेल में बन रहा होगा वो सेल कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? डेफिनेटली बॉडी में उस जगह जहां प्रोटीन की आवश्यकता, जरूरत सबसे ज्यादा है। और मैंने आपको हमेशा बताया है प्रोटीन की जो जरूरत होती है वो कहां पर ज्यादा होती है? ब्रेन में और लिवर में। तो ब्रेन और लिवर में दो जगह सबसे ज्यादा ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनके न्यूक्लियोलस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोलस। दैट्स इट। आंसर देखिए, look at the answer. Nucleolus is site for active ribosomal RNA synthesis. Active ribosomal RNA synthesis. ठीक है, राइबोसोमल सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाने वाला। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसे सेल्स जिनका एक्टिव काम प्रोटीन बनाना है, उन सेल्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई होंगे, या फिर एक ना हो के बहुत सारे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, एक तो नंबर में ज्यादा रहेंगे और साइज में बड़े रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बन सके। और ऐसे ज्यादा प्रोटीन बनाने वाले सेल्स की जरूरत कहां पे है? उन ऑर्गन्स में जहां पर काम ज्यादा हो रहा है और जिसको प्रोटीन की जरूरत ज्यादा है। ऑर्गन को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, उसने सेल रखा, सेल ज्यादा प्रोटीन बना रहा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस आया, वो और भी ज्यादा प्रोटीन बना रहा है। बस यही कहानी चल रही है। ठीक है, दैट्स इट। तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। बट द थिंग इज कि हर बार जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले, मान लो प्रोटोप्लाज्म के बारे में पूछ लिया, मान लो साइटोप्लाज्म के बारे में पूछ लिया, न्यूक्लियस के बारे में, सेल ऑर्गेनेली के बारे में, तो पूरे कंसेप्ट को एक बार अपने दिमाग में रिवाइज कर लिया करो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त यहाँ, ताकि जब एग्जाम देने जाओगे तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द ट्रिक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Question number 2 says, explain the association of carbohydrate to the plasma membrane and its significance. Carbohydrate प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से एसोसिएटेड होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जल्दी से कमेंट्स में बता दो, क्या पढ़ी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो किसने शायराना अंदाज में डिफाइन किया था और क्या बोला था? उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? उस थ्योरी का नाम क्या था? जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो। यही वीडियो को पॉज करो एंड लेट मी नो दैट यू रिमेंबर इट। मुझे बताओ कि मैडम वो हमें याद है, मैडम हाँ देखो, एक चीज हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो ईयर को लेके, तो गूगल करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे नहीं कि मैंने क्वेश्चन पूछा है तो वहां से अपन ने सर्च करके निकाल के यहाँ चिपका दिया, ऐसा नहीं करना है। जो याद है ना वो लिखना, और मैं देखती हूँ किसने क्या रिप्लाई किया है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है या नहीं। आई डेफिनेटली चेक इट। तो मुझे सही आंसर बताना। अगर ईयर में कोई दिक्कत है, नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बट साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए, वो जो थ्योरी थी उसका नाम याद होना चाहिए, कौन सा मॉडल कहलाता था। अब तो मैंने इतनी बड़ी हिंट दे दी। लिख दिया आपने अपना आंसर? सबने लिख दिया? ओके, नाउ लेट मी चेक, क्या सबने एक जो मैंने मॉडल पूछा उसका नाम और साइंटिस्ट का नाम यही लिखा है जो मैं लिख रही हूं? सर सिंगर, सबसे इजी साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। जो सिंगर है उसको याद रखने में तो दिक्कत नहीं आएगी ना, इजी सा नाम है। अब कोई बहुत बड़ा एंटनी वैन ल्यूएनहॉक लिखा होता तो मैं सोचती हाँ चलो नहीं याद रहा होगा, बच्चे हैं कोई बात नहीं, पर सिंगर यार, सिंगर तो याद रह जाएगा ना। तो सिंगर और निकोलसन साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने थ्योरी दी थी, और वो जो थ्योरी थी, वो जो मॉडल था, वो उसका नाम क्या था? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल क्या बोलता था? क्या आपने भी यही आंसर किया है? मुझे ये कहता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें इट इज लाइक सी, समुद्र की तरह। ठीक है, समुद्र की तरह है, सी की तरह है, जिसके अंदर जैसे समुद्र में आइसबर्ग फ्लोट करते हैं, इनने कहा उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन फ्लोट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक सी इन विच आइसबर्ग लाइक प्रोटीन्स फ्लोट। ठीक है, ये बोला था, ये 3 बातें याद आ गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, इतना हो गया। ये अपने साइंटिस्ट का नाम हो गया, ये अपनी थ्योरी का नाम हो गया, ये अपनी थ्योरी हो गई। ठीक,
ओके अब अगर इतना कर लिया है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमको स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट का एसोसिएशन क्या है। हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर है। तो ये मैंने 2 लेयर बना दी, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, बीच में मैंने प्रोटीन डाल दिया, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर भी प्रोटीन डाल देती हूँ, ठीक है। मैं प्रोटीन बहुत खाती हूँ, तुम्हें भी प्रोटीन बहुत खाना चाहिए। लिवर को ज़रूरत है, ब्रेन को ज़रूरत है, तो प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं प्रोटीन पे काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। तो आप भी करिएगा। यहाँ पर भी एक प्रोटीन डाल दिया, एक प्रोटीन यहाँ डाल दिया, एक प्रोटीन ने चैनल बना लिया, फिर मैं वापस से लिपिड के मॉलिक्यूल्स रख देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने ये बताया था ये क्या है, ये दिस इज आर लिपिड bilayer, lipid bilayer, okay, and what is this? This is integral protein, integral अंदर घुसा हुआ है ना, integral का मतलब अंदर, तो integral protein। और आपको दिख रहा है बहुत क्लियरली कि ये इंटीग्रल प्रोटीन एक चैनल बना रहा है, कोई भी चीज इस चैनल के थ्रू यहां से और सेल के अंदर आ सकती है। अगर ये सेल का आउटसाइड पोर्शन है और ये सेल का इनसाइड पोर्शन है तो बाहर से अंदर की तरफ कोई भी चीज बहुत आसानी से ये इंटीग्रल प्रोटीन के द्वारा आ सकती है। अब ये क्या है, तो ये जो है ये है पेरिफेरल प्रोटीन। अब इसमें पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे सिग्निफिकेंस रखता है, कैसे एसोसिएटेड है। कार्बोहाइड्रेट 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 2 फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। अगर ये लिपिड बाइलेयर आपको दिख रही है, देखो ये लिपिड बाइलेयर लिखी हुई है ना, तो लिपिड बाइलेयर ये है। अगर इस लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ कार्बोहाइड्रेट की चेन जुड़ जाए तो वो कहलाता है क्या, ग्लाइकोलिपिड। और अगर इस प्रोटीन के साथ लिपिड कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए, इस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की चेन जुड़ गई, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, प्रोटीन के साथ जुड़ी है ये वाली, ठीक, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अभी समझ में आ गया, प्रेजेंट समझ में आ गया, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लियर। तो अभी हमें एसोसिएशन पता चल गया, तो या तो ये लिपिड के साथ जुड़ी हो सकती है या प्रोटीन के साथ जुड़ी हो सकती है। ग्लाइको का इस मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड के साथ जुड़ी है तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के साथ जुड़ी है तो ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। यहां पर खत्म हो गया अपना एसोसिएशन की जुड़ा कैसे है, प्रेजेंट कैसे है कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब ये भी पूछा गया है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जुड़ा हुआ है, क्या जरूरत है। तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है, अगर समझ लो इस बात को, कान आंख नाक मुंह खोल के ध्यान से सुनना, क्योंकि यही बात वहां कॉलेज में जब डॉक्टर बनने जाओगे तब भी काम आएगी, और वो ये है कि इट इज द कार्बोहाइड्रेट चेन विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सेल। किसी सेल की आइडेंटिटी उसके कार्बोहाइड्रेट से होती है, जैसे आपकी आइडेंटिटी सपोजिंगली आपके टाइटल से है। क्लास में 2 रवि नाम के लड़के हो सकते हैं, क्लास में 2 प्रीति नाम की लड़कियां हो सकती हैं, 2 कबीर नाम के लड़के हो सकते हैं। तो ये जो एक जैसे नाम के लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सरनेम से आइडेंटिफाई करते हैं ना। तो बस आप ये समझ लो कि किसी सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके बाहर जो उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ, और वो आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। और आइडेंटिटी क्यों जरूरी है, देखो इसीलिए जरूरी है, मान लो कोई नया इन्फेक्शन कराने वाला सेल बॉडी के अंदर आ गया, तो उसके जो कार्बोहाइड्रेट होंगे वो तो अलग होंगे, तो उसके कार्बोहाइड्रेट देख के हमारी बॉडी पहचान जाएगी, ए तू हमारे टाइटल का नहीं है, हमारा कार्बोहाइड्रेट और तेरा कार्बोहाइड्रेट सेम नहीं है, तो इसको भगाओ, इससे लड़ाई करनी है, इसको खत्म कर देना, तो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, बॉडी स्वस्थ रहेगी। अगर ये आइडेंटिटी नहीं होती तो क्या होता, आइडेंटिटी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा इन्फेक्शन हो गया, कौन सा है इन्फेक्शन वाला सेल, किसको मारना है, किसके साथ लड़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती थी। आइडेंटिटी प्रोवाइड कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। अभी इजी सॉर्टेड, देखो आंसर देखो, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्स ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड।
अब आप बहुत अच्छे से जानते हो वो क्या है, बाय ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब ये प्रोसेस जिससे वो जुड़ गया है लिपिड के साथ या फिर प्रोटीन जिसके भी साथ जुड़ेगा। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर बायोकेमिकल्स दैट इन्वॉल्व्ड इन सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन। सेल रिकॉग्निशन, पहचान, आइडेंटिटी यहीं से मिलेगी, और एडहेशन मतलब दूसरे किसी सेल के साथ अगर इसको जुड़ना है तो भी वो इसी चेन के थ्रू जुड़ेगा जो बाहर सेल में प्रेजेंट है, इस तरीके से। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्ट्रक्चर के साथ अटैच है उसके बेसिस पे ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर, आंसर समझ में आ गया। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, कमेंट ऑन द कार्टव्हील स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। अब जितने लोगों ने क्विक रिवीजन वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा, ये उनको काफी लड्डू क्वेश्चन लगेगा, और जितने लोगों ने नहीं देखा है यही पॉज करो, उसको देख के आओ, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तो तुम्हें वाकई बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, लगेगा कितना इजी है। अभी मैं तो पूरा वैसे भी समझाऊंगी, मैं हर कंसेप्ट आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा ही समझाती हूँ, शुरू से लेके आखिर तक पूरा कंसेप्ट समझाती हूँ, तो मैं तो बताऊंगी, बट उसको देखोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो फॉर नाउ हमसे पूछा है कार्टव्हील स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का क्या होता है। तो हमने पढ़ा है जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल साइकिल में सेल डिवीजन होता है, यानी कि 2 सेल बनने की प्रोसेस होती है, तो उस दौरान क्रोमोसोम्स को अलग करने के लिए, क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स जुड़े रहते हैं ना, है ना, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, तो अगर मैं इसे अलग करूंगी तो मुझे एक क्रोमैटिड एक क्रोमैटिड ये दोनों क्या हैं, ये हैं सिस्टर क्रोमैटिड, यही थे सिस्टर क्रोमैटिड। जब ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग होते हैं तो एक क्रोमैटिड ऊपर की तरफ चले गया, एक क्रोमैटिड नीचे की तरफ चला गया, और सारे के सारे जहां एक एक क्रोमैटिड है वहां पर वो एक और क्रोमैटिड प्रोड्यूस करेंगे, पूरे कंप्लीट 2 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, तो ये एक पूरा सेल बनेगा, ये एक पूरा सेल बनेगा। यही होता था सेल डिवीजन में। ठीक है, पर ये क्रोमैटिड को पकड़ के खींचने वाला स्ट्रक्चर कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, वो मैंने आपको बताया था, एक इस तरीके का स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो कहलाता था सेंट्रोजोम। क्या कहलाता? सेंट्रोजोम। अब ये सेंट्रोजोम जो है, इसमें 2 पार्ट्स दिखते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से परपेंडिकुलर दिखते हैं, और कई बुक्स में लिखा रहता है कि ये सेंट्रोजोम एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये सेंट्रियोल फिर स्पिंडल फाइबर्स इस तरीके से फेंकते हैं जिससे एक एक क्रोमैटिड इस तरीके से अटैच हो जाता है, और इसी तरह एक क्रोमैटिड नीचे की तरह अटैच हुआ होगा, नीचे की तरफ, नीचे के सेंट्रोजोम से, है ना। तो सेंट्रोजोम का काम तो अभी समझ में आ गया। अब क्या होगा, जब ऐसी सिचुएशन आएगी, तो धीरे धीरे ये स्पिंडल फाइबर डिजेनरेट होंगे, कम हो जाएंगे, यहाँ पर ये सब खत्म होके सिर्फ ये क्रोमैटिड बचेगा, जो आगे जाकर पहले एक क्रोमैटिड था, इसके साथ ये दूसरा क्रोमैटिड बनाएगा और मिल करके क्रोमोसोम बना लेगा इस तरीके से। ठीक, और क्रोमोसोम एक बार ऊपर बन गए, कुछ क्रोमोसोम कुछ नीचे बन गए, वो पूरा एक सेल, ये पूरा एक सेल, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये तो हो गया सेल डिवीजन। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हमसे पूछा गया है कार्टव्हील क्या होता है। अब इसमें मैडम कार्टव्हील रोल में कहां से आया? जब इसको कट करके देखोगे, अभी कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक, मैंने इसको बीच में से कट किया, कट करके मैं ये वाले पोर्शन से देखूंगी, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन से जब मैं देखूंगी तो मुझे इसमें ट्रिपलेट्स मिलते हैं 9 के मल्टीपल में, और मुझे एक हब मिलता है जो बीच में प्रेजेंट होता है। तो 9 के ट्रिपलेट्स यानी एक्चुअली में माइक्रोट्यूब्यूल, है ना, तो वो हमें कैसे दिखता है? ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें 3 ग्रुप्स हैं, ये 3 ग्रुप हो गए, ठीक है, और 3 ग्रुप है, तभी ये ट्रिपलेट कहलाएगा, अब इसमें कार्टव्हील अपीयरेंस समझो कैसा होता है। कार्टव्हील अपीयरेंस ऐसा होता है कि ये जो है ये एसी लिंकर्स के थ्रू एक दूसरे से ट्रिपलेट्स जो हैं वो अरेंज्ड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड है। हो गया कार्टव्हील अपीयरेंस, सुंदर बना है। ऐसे ही आपको भी बना के आना एग्जाम में। अगर मैं बताऊं आपको, मेरा फंडा यही था, जब मैं पढ़ती थी ना, मुझे जिस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स मिलते थे मैं सारे बना के आ जाती थी। मैंने पढ़ा है तो किस लिए पढ़ा है? इसी दिन के लिए, एग्जाम के लिए पढ़ा है ना। अगर मुझे थ्योरी में सिर्फ ये समझाना है कि कार्टव्हील अपीयरेंस स्ट्रक्चर क्या होता है सेंट्रियोल का, तो मुझे ये बनाने में क्या प्रॉब्लम है? कितनी देर लगेगी? मुश्किल से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स,
इससे सामने वाले को, चेक करने वाले को पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई तुमको कंसेप्ट पता है, और पता है, पढ़ा है, डीप में याद है, तो किस दिन के लिए पढ़ा है, बनाने के लिए पढ़ा है ना, बना दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बीच में ये तो हो गए 9 के ट्रिपलेट्स, ये क्या है, ट्रिपलेट्स, कितने हैं, 9, ठीक। और बीच में इसमें हब प्रेजेंट रहता है जो हर ट्रिपलेट के साथ जुड़ा रहता है, तो इसको बोलते हैं हब, और हब है एक ही, तो इसको 9 + 0 का फॉर्म बोलते हैं, ठीक। और ये अब आप इमेजिन करना, थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाना, ये कार्टव्हील की तरह है। आपको नहीं लगता कि जब ये कार्टव्हील कोई चीज गिराएगा तो वो कुछ ऐसे फैल फैल के गिरेगी, है ना, और यही फैल फैल के तो स्पिंडल फाइबर गिर गए थे बेटा, ये गिर गए थे स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अभी चलो इसको भी छोड़ दो, स्पिंडल फाइबर को भी छोड़ दो, मैं तुमको और भी एक चीज बताती हूँ। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर होते हैं, ट्यूब्यूल जनरेटर्स, यहाँ पर हर ट्रिपलेट के पास ऐसे इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं, जनरेटर्स, जो माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर ये क्या है, देखो ये एक पूरा ट्यूब है, ये एक पूरा ट्यूब है, ये एक पूरा ट्यूब है, तो ये ऐसे करके ऐसे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कहलाता है प्रोटोफिलामेंट, ठीक। तो ये कार्टव्हील अपीयरेंस ये होता है। अब आप देखो इसमें लिखा क्या है, मैडम डायग्राम तो समझ गए, लिखना कैसे आंसर, सेंट्रोसोम इज ऑर्गेनली, 1 मिनट, आई वांट टू यूज रेड कलर, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल। ये 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये दोनों मिल करके कहलाते हैं सेंट्रोसोम, और अगर एक पूछा जाए तो एक कहलाता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल। बोथ दी सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज्ड है, 90 डिग्री भी लिख सकते हो, इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील, और दोनों के पास कार्टव्हील ऑर्गेनाइजेशन होता है, बीच में से कट करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब इसमें क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए फाइब्रिल्स हैं जो 9 के ट्रिपलेट्स में हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 के ग्रुप्स में मैंने जो ट्रिपलेट्स बनाए, ये कितने बनाए हैं, 9 बनाए हैं, तो 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है। और ये है क्या, ये कुछ फिलामेंट है, किसका बना हुआ फिलामेंट है, प्रोटीन का, कौन सा प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल इज ट्रिपलेट, और हर पेरिफेरल ये जो है ये ट्रिपलेट के फॉर्म में, देखो 3 3 3 बनाए ना, हमेशा बस 3 रहेंगे तो ट्रिपलेट है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड बाय सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमल रीजन टू सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब। हब कहाँ है मैडम, ये रहा आपका हब, ये है बीच में जो मैंने बनाया है, दैट इज हब, ठीक है। तो ये हो गई कहानी किसकी, सेंट्रियोल की, कार्टव्हील की कहानी। बीच में हब है, आसपास 3 के पैक में ट्रिपलेट्स में प्रेजेंट है 9 ट्रिपलेट्स होंगे, 9 ग्रुप्स होंगे, ठीक है। वो क्या है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ फिलामेंट, और फिर इसमें से प्रोटोफिलामेंट आपको निकलते हुए दिखते हैं, जब लॉन्गिट्यूडनली देखोगे ना तो लंबे लंबे फिलामेंट दिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा काम किसका, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का। काम क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर बना देते हैं, सेल डिवीजन में काम आते हैं। क्या होता है, देखो एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आती है, वो यहाँ तक तो समझ लेते हैं, फिर काम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पहले काम बताया है और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बताया है, तो तुम नहीं भूल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रीफली डिस्क्राइब दी सेल, क्लास 8th का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। ब्रीफली क्या डिस्क्राइब कर दो सेल थ्योरी में, डिस्क्रिप्शन के लिए है ही क्या, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट बोल दिया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, दूसरा पॉइंट बोल दिया ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, तीसरा पॉइंट बोल दिया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, हर नया सेल जो बन रहा है वो पुराने प्रेजेंट सेल से बन के आता है। एवरी एग्जिस्टिंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हो गया, यही 3 तो थ्योरी थी। इसमें ब्रीफली क्या है, कुछ भी लिख देते हैं यार, कुछ भी पूछ लेते हैं। बताओ, तुम इतना भी नहीं बता पाओगे। किसने दी थी सेल थ्योरी, अच्छा किसने दी थी, से पहले मैंने तुमसे कहा एनिमल सारे के सारे सेल के बने, प्लांट सारे के सारे सेल के बने, इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन कर दिया गया था, क्योंकि ये दोनों एक ही क्लासमेट की दी गई थ्योरी थी, वो दोनों एक क्लास के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, शेल्डन और श्वान, उन्होंने ये दोनों थ्योरीज दी थी। तो भाई वहां पे जब गए कि भाई पोस्टुलेट करो हमारी थ्योरी को, मतलब लॉ लिखो, तो जब लिखने लगे तो कहने लगे यार ठीक है, तुमने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करी, तुमने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करी, इन दोनों के कंसेप्ट्स को कंबाइन कर दो, क्योंकि जब तुम लोग पढ़ोगे, जब हमारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो हमको पढ़ने में, याद करने में ईजी रहेगा। दोनों को मिला दिया, लिख दिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स।
हो गई पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, भाई नया सेल तभी बनेगा जब पुराना सेल उसे जन्म देगा, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, खत्म। तो शेल्डन, श्वान और विर्चाव 3 साइंटिस्ट थे। विर्चाव सर ने दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और सर शेल्डन, सर श्वान ने दिया था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, या फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल। देखो, शेल्डन एंड श्वान टुगेदर formulated the cell theory in 1838 and 1839. Theory, however, did not explain how new cells were formed. इनकी थ्योरी ने ये तो बता दिया था कि सब सेल के बने, पर ये नहीं बताया था कि नया सेल भैया कहाँ से बन के आएगा। तो रिडोल्फ विर्चाव in 1855 first explained cells divided and new cells are formed from pre-existing cell. नए सेल्स पहले से प्रेजेंट सेल में से बनकर आता है, जो कहलाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, इंग्लिश में अपन ने कर लिया। He modified the hypothesis of Sheldon and Schwann and given the cell theory a final shape. इनने सबको मॉडिफाई करा शेल्डन श्वान के कंसेप्ट को और एक नई थ्योरी बना दी। The cell theory understood today's, आज के समय में जो सेल थ्योरी मानी जाती है वो क्या है? All living organisms are composed of cells and products of cells. सारे ऑर्गेनिज्म बने सेल के हैं और बने कहाँ से हैं? सेल से ही बने। मेरी बॉडी सेल की बनी है और मेरी बॉडी के सेल्स कहाँ से बन के आए? पुराने जो सेल्स थे ना उनसे ही बन के आए हैं। जो पहले से लिविंग सेल था, किसी उसी लिविंग सेल ने मेरी बॉडी बनाई है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखना कि कंपोज्ड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल में अंतर है। प्रोडक्ट मतलब बना वहां से है, बन के आया वहां से है। आज मेरी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? हर जगह सेल प्रेजेंट है। फिर ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सबसे लड्डू क्वेश्चन ऑफ द टाइम, ठीक है। तो हो गया, ये कंप्लीट हो गया अपना आंसर इसका, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर लड्डू क्वेश्चन 8th क्लास 9th क्लास में सेल जिसने पढ़ा है ना वो ये सब लिख लेगा। तो smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic appears rough in the microscope due to presence of ribosome, and smooth endoplasmic reticulum appears smooth due to absence of ribosome. जहां माइक्रोस्कोप में आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को देखते हो तो वहां अगर आपको छोटी छोटी बॉल जैसी राइबोसोम दिख रही है तो वो कुछ रफ खुरदुरा दिखता है, इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब माइक्रोस्कोप में देखने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बिल्कुल स्मूथ बॉर्डर्स दिखे, कुछ भी उठाओ उभार कोई छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को ना मिलता हो, एकदम स्मूथ लगता हो, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां राइबोसोम प्रेजेंट है वहां वो क्या काम करेगा? राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है, जग जाहिर है ये तो प्रोटीन बनाता है। जहां नहीं है तो फिर वहां क्या होगा? जहां प्रोटीन नहीं बनता बेटा वहां लिपिड बनता है, लिपिड और फैट, तो लिपिड और फैट बना दिया, ठीक। अब आंसर देख लो, एक जगह लिख देना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी जगह लिख देना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हैज राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स हैं। प्रेजेंट मोर इन प्रोटीन एंजाइम सेक्रीटिंग सेल, वहां पे प्रेजेंट है जहां पर ज्यादा प्रोटीन बनना होता है। इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम नहीं होता, नो राइबोसोम अटैच्ड टू इट। प्रेजेंट मोर इन सेल दैट सिंथेसाइज लिपिड एंड स्टीरॉल, तो फिर कहां प्रेजेंट है? उन सेल्स में जिसको लिपिड बनाना है, फैट बनाना है, स्टीरॉल बनाना है। इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टीरॉइड हार्मोन, स्टीरॉइड हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, उसको बनाने में, लिपिड को बनाने में मदद करता है। दैट्स इट, दैट इज डन फॉर दिस आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो 6th क्वेश्चन में पूछा गया है, गिव द बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाउ आर लिपिड मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड इन द मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, किस चीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, एज वेल एज पूछा गया है कि लिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं मेम्ब्रेन में। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्चुअली में सही तरीके से कब पढ़ा गया? जब माइक्रोस्कोप प्रॉपरली डिस्कवर हो गया, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप की मदद के तो आप नहीं पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ोगे? कैसे पता चलेगा कि लिपिड बायलेयर, जो हमारी बुक्स बोलती हैं, जो एनसीईआरटी बोलती है कि लिपिड बायलेयर प्रेजेंट है, वो तो हमें दिखती ही नहीं अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तब पढ़ा गया जब माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर हो चुका था। अब उसके बाद जब अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो शुरू में जब उसे पढ़ा गया तो इतनी चीजें नोन नहीं थी, सिर्फ ये जाना गया था कि लिपिड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लिपिड प्रेजेंट है। लिपिड कैसे प्रेजेंट है? लिपिड एक मॉलिक्यूल है जिसके पास पोलैरिटी भी है और नॉन पोलर रीजन भी है। दिस इज पोलर रीजन एंड दिस टेल इज नॉन पोलर रीजन।
ठीक है। पोलर और नॉन पोलर अगर मैं ना लिखूं, अगर आप ये नहीं समझ पाए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हेड है वो नेचर में हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो नेचर में हाइड्रोफोबिक है। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, तो वाटर लविंग। और हाइड्रोफोबिक में हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिया का मतलब होता है डर। तो जो पोर्शन पानी से दूर भागता है, जिसे डर लगता है पानी से, वो क्या है? हमारी टेल। उसको हमने बोला नॉन पोलर। अब क्योंकि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल था जो एक पानी के साइड रह सकता था, दूसरा नहीं रह सकता था, तो इसने सबसे अच्छा तरीका क्या सोचा कि मैं एक और मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज कर लूं तो हम दो लोग जिन्हें पानी पसंद नहीं है वो एक साथ आ जाएंगे पानी से दूर, और दो लोग जिन्हें पानी पसंद है वो पानी की तरफ चले जाएंगे। कब? जब ये आउटसाइड सेल है और ये इनसाइड सेल है। तो जब हम बात करते हैं सेल के बारे में, तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसका नेचर ऐसा है कि दोनों हेड ऊपर नीचे प्रेजेंट है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, तो दोनों वाटर को फेस कर सकते हैं। लेकिन टेल जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, उन्हें पानी नहीं पसंद। ठीक, अब इस तरीके से पूरी बाई लेयर बन गई। बाई लेयर क्यों बनी? क्योंकि ऊपर की एक लेयर और नीचे के मॉलिक्यूल की एक लेयर, तो दो लेयर बनी, तो दैट इज कॉल्ड एज बाई लेयर। तो बाई लेयर मेम्ब्रेन होती है लिपिड की। और इसके अलावा अगर मैं ये हटा दूं, इसके अलावा जब लिपिड खत्म हो जाता है तो हम आते हैं बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। और क्या प्रेजेंट होता है सेल में, सेल मेम्ब्रेन में, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, तो उसमें होते हैं प्रोटीन्स। हमने देखे थे कि अगर ये लिपिड की लेयर है, अगर ये लिपिड की लेयर है तो इसमें बीच बीच में इस तरीके से प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन यहाँ पर कौन सा वाला पोर्शन है आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? ये वाला पोर्शन है प्रोटीन। एक प्रोटीन ये, एक प्रोटीन ये, एक प्रोटीन ये, तो प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी जुड़ा रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप हो सकता है कि लिपिड के मॉलिक्यूल पे जुड़ा हो सकता है कि हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल पे जुड़ा हो, इस तरीके से। तो कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली हम अगर तीन चीजें बोले तो पहली चीज इसमें लिपिड प्रेजेंट है, दूसरी चीज इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और तीसरी चीज जो इसमें प्रेजेंट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रोटीन। ठीक, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कभी कभी कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहता है, ऐसे बीच बीच में कहीं कहीं पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है। इट इज जस्ट टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन, ओनली टू प्रोवाइड दी स्टेबिलिटी टू दी मेम्ब्रेन। दूसरी बात, अगर ये कार्बोहाइड्रेट, ये जो मैंने ऊपर बनाया ये कौन है? कार्बोहाइड्रेट है ना, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर जुड़ जाए तो कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के ऊपर जुड़ जाए, यहाँ पे प्रोटीन के ऊपर जुड़ा है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये दोनों अगर जुड़े हैं तो कहलाएगा ग्लाइको। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन प्रोटीन के लिए। और अगर लिपिड पे जुड़ा है तो कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड। क्लियर? तो ये चीजें तीनों प्रेजेंट होती हैं। अब अच्छा, एक चीज इसमें वेरिएंट होती है। वेरिएंट मतलब एक चीज जो है वो अलग अलग होती है, और वो है हमारी कौन सी चीज? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड, बेसिकली प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम ह्यूमन आरबीसी बात करें तो 40 और 50 का रेशो चलता है। ठीक है, और बचे कुछ फिर बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द मेम्ब्रेन। ठीक, अब एक बार आंसर देखिए। Detailed structure of membrane was studied only after advent of the electron microscope in 1950। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? वो क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या काम करता है? वो इलेक्ट्रॉन की मदद से ही आपको इमेज दिखाने की कैपेबिलिटी रखता है, जब उसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तभी, इसीलिए उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोला जाता है। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसी, हम अगर ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल की बात करें जिसको एरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, तो दे अनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आरबीसी को लेकर के पढ़ाई की जाती पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ह्यूमन के आरबीसी को लेके, तो कभी भी साइंटिस्ट उसको पूरी तरह नहीं पढ़ पाते।
उसमें जरूर दिक्कत रहती। तो हुआ क्या, दी स्टडीज शोड दैट दी सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। इसने बताया कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड के स्ट्रक्चर की बनी है और लिपिड की भी बाइलेयर है, यानी कि 2 लेयर लिपिड की प्रेजेंट है। एंड दी ऑल्सो दी लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन दी मेम्ब्रेन विद पोलर हेड टूवर्ड्स दी आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स दी इनर पार्ट। जो हेड है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, फिलिक है, हाइड्रोफिलिक, तो ये बाहर की साइड, और जो टेल है वो कैसी है, फोबिक है, मतलब डरती है, हाइड्रोफोबिक है मतलब डरती है पानी से, तो किस साइड होगी, अंदर की साइड होगी। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट इट। इसके बाद अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। दिस एंश्योर्स नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। अच्छा, अब इससे होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया दोनों टेल अगर एक तरफ हो गई और हेड बाहर की तरफ रह गया, तो पानी की तरफ जो रहेगा वो हेड और टेल हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगी इस एक्वस यानी कि पानी वाले एनवायरनमेंट से। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन ओनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। जो लिपिड कंपोनेंट होता है उसमें सिर्फ फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। ठीक, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस क्लियरली रिवील दैट सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब इसको बायोकेमिकली पढ़ा गया तो ये भी पता चला कि इसके अंदर 2 चीजें और प्रेजेंट है, एक है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, now ratio of protein lipid varies considerably in cell or in different cell types। अलग अलग सेल में amount of lipid and amount of carbohydrate ये अलग अलग रहते हैं। जरूरी नहीं है कि RBC में 40-50 का रेशो था तो बाकी सारे सेल्स में हो सकता है किसी में कम का रेशो हो सकता है, किसी में ज्यादा का रेशो। सो इट इज अबाउट दैट। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ एरेथ्रोसाइट मतलब कि RBC, अब इसको भूलना नहीं है, अब इसको भूलना नहीं है। ठीक है, एरेथ्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट, मायोसाइट्स, ये कौन से सेल्स होते हैं, इनके नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे, ओनली देन यू कैन विन ओवर द एग्जाम। तो मेम्ब्रेन ऑफ द एरेथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। अब आप सोचो 52% इसमें प्रोटीन है और 40% इसमें लिपिड है, तो ये कॉम्पोजिशन अलग अलग सेल में वेरी करता रहता है। ठीक है, और इसीलिए बोला गया है कि अगर आप सिर्फ आरबीसी को माध्यम बना के सबके बारे में पढ़ते तो थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि उसका कंटेंट तो 42 और 50 का है, 52 और 40 का है। तो ये जो नंबर है ये सब सेल में इक्वल नहीं होगा, तो अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, या अलग अलग कहना चाहिए परसेंटेज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। Clear? That's it. That is all about this answer. All right. See the next question. What are plasmids? Describe their role in bacteria. प्लाज्मिड्स क्या होते हैं बैक्टीरिया में, ये क्या काम करते हैं? तो बेसिकली जहां पर भी आपको प्लाज्मिड लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि कोई बात किसकी हो रही है, डीएनए कुछ बनना है यहाँ पर, उसकी बात हो रही है। जैसे ही प्लाज्मिड सुनो वैसे ही डीएनए दिमाग में आना चाहिए। ठीक, तो जो डीएनए जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जीनोमिक मटेरियल में, जीनोम में प्रेजेंट होता है। यानी बेसिकली कहाँ पर जाकर मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर जाके मिलेगा। लेकिन ये भूलो मत कि 2 और जगह थी जहां पर खुद का डीएनए प्रेजेंट था, एक था क्लोरोप्लास्ट और दूसरा था माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से उन्हें सेमी ऑटोनॉमस यानी कि आधा आत्मनिर्भर भी बोला जाता था, बोलते थे, क्योंकि जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट है वो क्या कर सकता है, वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। राइबोसोम प्रेजेंट है, प्रोटीन बना सकता है, सेमी ऑटोनॉमस। सिमिलर थिंग इज फॉर दी प्लास्टिड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मिड के बारे में। मैंने बताया कि उन दोनों स्ट्रक्चर्स में खुद का डीएनए प्रेजेंट है। तो इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड जीनोमिक डीएनए। जो नॉर्मल डीएनए हर सेल में होता है वो कैसा होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड ऐसा कुछ होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, नेचर में सर्कुलर अरेंज दिखता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरियाज के सेल में जीनोमिक मटेरियल अलग से भी प्रेजेंट रहता है आउटसाइड जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के बाहर। ठीक, These smaller DNA are called plasmid। और ये जो छोटे छोटे डीएनए हैं इनको भी हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तभी मैंने स्टार्ट करते ही आपसे बोला था प्लाज्मिड सुनते ही डीएनए समझ जाना। प्लाज्मिड डीएनए कॉन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स टू सच बैक्टीरिया। और क्योंकि ये कुछ एक अलग फीचर है, तो जिन बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड जीनोमिक मटेरियल के बाहर भी प्रेजेंट है किसी फॉर्म में, उनका फिनोटाइप अलग हो जाता है। फिनोटाइप का मतलब होता है, फिनो मतलब फिजिकल,
तो फिनोटाइप का मतलब हो जाता है कि फिजिकल अपीयरेंस अलग हो जाता है, दिखने में वो बाकी सबसे अलग हो जाते हैं। वन सच कैरेक्टर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, और ऐसा जो कैरेक्टर होता है ना जिसके पास बाहर भी डीएनए प्रेजेंट है प्लाज्मिड के फॉर्म में, वो जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब है कि डॉक्टर ने आपको इन्फेक्शन खत्म करने के लिए कोई दवाई दी तो वो तो एंटीबायोटिक ही देगा ताकि वो दूसरे बैक्टीरिया को मार सके, तो लेकिन ये बैक्टीरिया उस दवाई से मरते ही नहीं है, रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं, बाहर भी डीएनए रेप्लिकेट कर जाएंगे, एक्स्ट्रा रेप्लिकेशन हो जाएगा। प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इसको यूज करके बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है विद फॉरेन डीएनए, बाहर का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से चेंज कर दिया जाता है, तो वो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दी प्लाज्मिड। जो जितनी बातें मैंने कंसेप्ट याद रखने के लिए एक्स्ट्रा बताई है उसको ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर हिस्टोन्स, व्हाट आर देयर फंक्शन। हिस्टोन्स क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो हिस्टोन जो है वो बेसिकली एक प्रोटीन है और जिसका काम क्या है, पैकेजिंग। और प्रोटीन भी कैसा प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। क्या पैकेज करेगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल बनेगा उसको ही पैकेज करेगा। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट काम हिस्टोन प्रोटीन का होता है क्रोमोसोम के ऊपर जीन को मतलब जीन की जगह जो है वो डिसाइड करना कि जीन कहाँ रहेगा, कहाँ पे बैठेगा, कौन सा जीन किधर जाएगा, ये सारी चीजें करता है और पैकेजिंग का काम भी करता है। देखिए यूकैरियोट्स की हम बात करें, प्रोकैरियोट की बात नहीं कर रहे हैं, यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो एडवांस सेल जिसे हम मानते हैं अपनी कहानी में। तो यूकैरियोट जो होते हैं, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, जो कैसे होते हैं, नेचर में पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक, प्रोटीन्स कहलाते हैं। हिस्टोन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इतनी सी नॉर्मल बात याद रहेगी। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन्स। हिस्टोन में एक्चुअली में क्या क्या प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो लिखो सबसे पहले अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड के बाद लाइसिन प्रेजेंट है, आर्जिनिन नाम का प्रोडक्ट प्रेजेंट है। बोथ द अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स, और जो अमाइनो एसिड है उस पे पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा ये जो प्लाज्मिड है, सॉरी जो हिस्टोन है, इसके ऊपर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। उसके बाद हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टेमर। और जब भी हिस्टोन प्रेजेंट होता है तो वो 8 मॉलिक्यूल्स को कम से कम अपने पास रखता है। इस चीज को अलग से अलग कलर के पेन पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना, जो कहलाता है हिस्टोन ऑक्टेमर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज, और फिर डीएनए इसके साथ रैप कैसे होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में अट्रैक्ट होकर रैप हो जाएंगे, मतलब कि चिपक जाएंगे, बंध जाएंगे। ठीक, तो रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टेमर टू फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। और जब ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या क्या, जब हमारा हिस्टोन प्लस डीएनए हो जाता है, जब हिस्टोन और डीएनए हो जाता है तो इनको मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है न्यूक्लियोसोम। इसको इसी तरीके से लिख लेना तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो हिस्टोन है, डीएनए है, वो दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, वो दोनों मिलकर के बना देंगे न्यूक्लियोसोम। टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बीपी ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब इसमें बस ये बताया गया है कि हेलिक्स कितने हैं डीएनए में, तो 200 तक डीएनए हेलिक्स होते हैं, मतलब वो राउंड राउंड जो बने रहते हैं ना, वो हेलिक्स कितने हैं, तो वो हैं 200 तक। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द हिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपना खत्म ही हो गया। फाइन, सो हियर वी आर डन विद द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे मिलूंगी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ते रहना है, और आपको कोई भी परेशानी ना आए पढ़ने में, इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए सारे वीडियोस को सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, बुक वाइज अरेंज कराया है। कहाँ पर, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर और प्ले स्टोर में अवेलेबल ऐप पर। ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है www.magnetbrains.com
और जो हमारा प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से अवेलेबल है। करना क्या पड़ेगा, टाइप करो, अगर ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाना है तो टाइप करो www.magnetbrains.com। एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा इस तरीके का, इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसा लिखा है उस पर, तो आपको मिल जाएगा। यही हमारा ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर लिखा होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, जो भी कोर्स हम पढ़ना चाहते हैं वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे हम पढ़ रहे हैं CBSE इंग्लिश मीडियम, उस पर क्लिक किया। हमें NCERT एग्जाम्पलर पढ़ना है, हम NCERT एग्जाम्पलर पे गए, वहां पर पूरा 6 से लेकर 12 तक का NCERT दिया हुआ है। तो इस तरीके से एक पेज ओपन होगा जहाँ डिफरेंट टीचर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के विद देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या ग्रुप बने हुए हैं। अब अपने को उसमें से बायोलॉजी पढ़ना है तो हम बायोलॉजी पे गए, हमने वॉच नाउ क्लिक किया तो एक इस तरीके का डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा। यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, यहाँ लिखा है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोज। तो क्या करना है, यहाँ पूरे चैप्टर सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं, तो इसको जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो जैसे यहाँ लिखा है सिलेबस ओवरव्यू चैप्टर 1, ऐसे चैप्टर 2, 3, 4, 5 और उनके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना वॉच नाउ, इस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होने लग जाएगी। तो आप आसानी से अपनी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और अगर समझ में आ जाए तो कम से कम मुझे बताने के लिए, मुझे पता लग जाए कि आप समझ गए हो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी पढ़ाई से रिलेटेड मिस ना हो। और इसे शेयर करिएगा सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, डिफरेंट क्लासेस में अगर वो हैं, क्योंकि 100% फ्री एजुकेशन कहाँ मिल रही है, मैग्नेट ब्रेन्स पर, फॉर किंडरगार्टन टू क्लास 12th स्टूडेंट्स, वो भी ऑनलाइन घर में। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।